अब्दुल करीम तेलगी की कहानी शुरू होती है कर्नाटक से, जहां एक फोर्थ क्लास रेलवे कर्मचारी के घर तेलगी का जन्म होता है। परिवार में 8 बच्चे थे और पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी जब तेलगी कुछ ही साल का था। उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेलगी के कंधों पर आ गई, क्योंकि तेलगी ही उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। पिता रेलवे में थे, तो वहाँ के रेलवे स्टेशन पर कुछ उसकी जान पहचान भी थी, जिसकी मदद से तेलगी ने घर चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही फल, सब्जी और मूंगफली बेचना शुरू कर दिया और परिवार को पालने लगा। कभी कभी तेलगी खुद ट्रेन में मूंगफली बेचा करता था। जब तेलगी बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग नौकरी के लिए गल्फ कंट्री जाते हैं। तेलगी को लगा कि गल्फ जाकर वह ज़्यादा पैसे कमा सकता है, तो वह भी गल्फ चला गया और 7 साल तक वहाँ काम किया। 1990 में तेलगी भारत वापस लौटा और उसने यहाँ नकली पासपोर्ट और वीज़ा का काम शुरू कर दिया। तेलगी नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाकर लोगों को गल्फ बेचने के धंधे में लग गया। इस फर्जीवाड़े से तेलगी ने खूब पैसे कमाए, लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेलगी को जेल भेज दिया गया। जेल में तेलगी की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम होता है रतन सोनी। रतन सोनी काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद था। तेलगी और रतन सोनी दोस्त बन गए। रतन सोनी ने तेलगी को बताया कि ठगी के धंधे और भी हैं जिसे वह आगे बढ़ा सकता है। रतन सोनी ने ही तेलगी को बताया कि स्टैम्प पेपर कितने काम की चीज़ है और स्टैम्प पेपर में हम किस तरह से फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जेल से तेलगी को यह एक ऐसा आइडिया मिला जिसने उस पर पैसों की बारिश कर दी। जेल से जमानत पर छूटते ही तेलगी ने स्टाम्प पेपर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उसे पता चला कि जिस नासिक के रेलवे स्टेशन पर वह फल सब्जी बेचा करता था, वहीं पर एक नासिक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर स्टैम्प पेपर छापे जाते हैं। तेलगी ने किसी तरह वहाँ के लोगों से जान पहचान बढ़ाई और एक पुरानी मशीन को नीलामी में खरीद लिया। मशीन को खरीदकर उसने रिपेयर करवाया और वहीं से फर्जी स्टैम्प पेपर छापने का काम शुरू कर दिया। अब तेलगी के सामने समस्या ये थी कि इन स्टैम्प पेपर को देश भर में किस तरह फैलाया जाए। तेलगी ने इसके लिए भी एक बड़ी योजना बनाई। तेलगी ने करीब 300 MBA लड़के हायर किए। उनका काम ये था कि वह जगह जगह जाकर इन स्टैम्प पेपर को बेचते थे। यह स्टैम्प कारपोरेट, तहसील और शेयर बाजार तक में बेचा गया। इन स्टैम्प को बेचते वक्त तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, जिसकी वजह से तुरंत लोग उन्हें खरीद लेते थे। ये नकली स्टैम्प पेपर बिल्कुल असली जैसे दिखते थे, क्योंकि ये उसी मशीन पर छापे गए थे, उसी तरीके से छापे गए थे जिस असली स्टैम्प पेपर जिस मशीन पर छापे जाते थे। देश के करीब 70 शहरों तक तेलगी ने अपना नेटवर्क अब फैला लिया था। 10 साल तक उसने ढेर सारे स्टैम्प छाप कर बेचे और करोड़ों रुपए कमाए। तेलगी के पास कितनी दौलत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में एक डांस बार में जाकर उसने करीब 93 लाख रुपए एक डांसर के ऊपर एक रात में लुटा दिए थे।
उसके बाद से ही तेलगी सबकी नज़रों में आ गया और उसको लेकर चर्चा होने लगी। इसी बीच साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली कि फर्जी स्टैम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो उन्हें बहुत सारे फर्जी स्टैम्प पेपर मिले। जांच के बाद इस स्टैम्प पेपर को छापने और बेचने में कई लोगों के नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम था तेलगी का। जब उसे पकड़ने की कोशिशें शुरू हुई तो तेलगी फरार हो गया। लंबे समय तक वो फरार रहा। इसी बीच एक दिन तेलगी अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए गया। पुलिस को इसके बारे में पहले से ही भनक लग चुकी थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर तेलगी को गिरफ्तार कर लिया। तेलगी से जब इस मामले की पूछताछ शुरू हुई तो हर दिन नकली स्टैम्प की रकम बढ़ती चली जा रही थी। तेलगी बार बार पुलिस को इधर उधर की बातों में घुमाता रहता था। कई दिनों तक उससे पूछताछ होती है और उसके बाद तेलगी को जेल भेज दिया जाता है। पैसों की बदौलत उसे जेल में भी भारी सहूलियत मिलती है, इसलिए अब वह जेल से ही अपना धंधा चलाने लगता है। कहा जाता है कि 1992 से लेकर 2002 तक करीब 30,000 करोड़ का नकली स्टैम्प जो है तेलगी ने मार्केट में बेचा। जब तेलगी से पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराने की सोची। उसका नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें उसने कई पुलिस वालों और नेताओं के नाम लिए। दिल्ली के कई बड़े नेताओं के भी उसने नाम लिए जो उसकी इस मामले में मदद किया करते थे। उसके बाद यह केस एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। मीडिया में तेलगी के घोटाले की खूब चर्चा होती थी। हालांकि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ तेलगी और उसके कुछ साथियों पर कार्रवाई हुई। इस केस में एक हेड कांस्टेबल का भी नाम आया जो हर महीने 9 लाख रुपए कमाता था। उसके घर जब पुलिस ने छापा मारा तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। एक अन्य पुलिस वाले के खिलाफ जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। बताया जाता है कि तेलगी ने बड़े बड़े पुलिस वाले अफसरों और नेताओं को महीना बांध रखा था। इसके साथ ही कई पुलिस वालों को उसने पार्टनर भी बना रखा था। पुलिस और सीबीआई ने लंबी जांच की, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि तेलगी का प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर था जहाँ पर ये सारे स्टैम्प पेपर छापे जाते थे। 2007 में कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुनाई। तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सज़ा हुई, जबकि तेलगी को 30 साल की सज़ा सुनाई गई और 202 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया। अदालत के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ कि किसी पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया। तेलगी की मौत जेल में ही 2017 में हो गई थी, जिस पर कई सवाल भी उठे। उसकी मौत की साजिश रचे जाने के इल्ज़ाम भी जेल अफसरों पर लगे। बताया जाता है कि तेलगी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उसके मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसे एड्स और डायबिटीज़ था। हालांकि तेलगी के वकीलों ने पुलिस और जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि तेलगी को एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी वजह से तेलगी के शरीर के कई अंग फेल हो गए। उसकी मौत 2017 में हुई। इस केस में सबसे हैरानी इस बात की है कि इतने साल तक जांच चली, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में तेलगी के कौन कौन लोग संपर्क में थे। किसी बड़े नेता या पुलिस अफसर को इस मामले में सजा भी नहीं हुई।